ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल ही में प्रवक्ता और लेक्चरर परीक्षा के लिए आयोग ने सिलेबस जो जारी किया है और इसके हिसाब से जो ये परीक्षा आयोजित होगी लगभग 2026 में, ये एक अलग ढंग की परीक्षा का आयोजन इन्होंने लगता है कि कर रहे हैं। और जैसे 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा थी, साथ में एक विषय ऑप्शनल जो पेपर होना था, और उससे पहले भी ऐसा हुआ था। परंतु ये जो 25 में इन्होंने सिलेबस निकाला है, सभी विषय जो 17 विषय इन्होंने रखे हैं, उसके अंदर इन्होंने दो पेपर के लिए वो सिलेबस आया है। एक विषय के अंदर 2 पेपर होंगे और उस सिलेबस के हिसाब से 150 अंक का और प्रश्नों का पहला पेपर और 150 अंक और प्रश्नों का दूसरा पेपर। और उस सिलेबस का जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उससे ऐसा लगता है कि एक बहुत बेहतर और सटीक रणनीति जो है इस परीक्षा को पास करने के लिए विद्यार्थियों को आवश्यक है। उसी रणनीति के अंतर्गत एकलव्य आईएएस एकेडमी में आज हम एक चर्चा कर रहे हैं और विषय विशेषज्ञ जो अपने अपने विषयों को हम लोग पढ़ाएंगे, एक बात रखेंगे ताकि तमाम विद्यार्थी जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक बेहतर मार्गदर्शन मिले और वो इसके लिए जो है अपनी एक रणनीति पर काम करें। तो जैसे हम यहाँ पर आज प्रोफेसर प्रवीण लखेड़ा जी हमारे साथ हैं और सर को हाल ही में जो है आपने थीसिस भी जमा की अपनी पीएचडी की, तो पहले तो बधाई आपको, धन्यवाद। जल्दी आप डॉक्टर साहब भी बन जाएंगे। और साथ में जो है प्रोफेसर सुजान सिंह नेगी जी हैं जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स में मास्टरी रखते हैं, कई सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी भी करा रहे हैं, यूजीसी नेट की क्लासेज भी देखते हैं। लखेड़ा सर जो है हिस्ट्री विषय के मास्टर हैं और कॉलेज स्कूलों के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी जो है तमाम तैयारी करा रहे हैं। और साथ में हम हैं रौतेला, मैं जो है पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन विषयों पर जो है बच्चों को, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करूँगा। तो पहले तो हम विषय पर जो है बात करते हैं कि ये जो सिलेबस दिया है सर, ये इतना लंबा सिलेबस है, इतना विस्तृत सिलेबस है कि इसके लिए बेहतरीन रणनीति की ज़रूरत है ताकि इस परीक्षा को विद्यार्थी पास करें। तो हम जो यहाँ एकलव्य आईएएस एकेडमी में विद्यार्थियों को जो है इन कक्षाओं के संचालन के द्वारा सहयोग करेंगे, ये सिलेबस जो आप देखते हैं किस तरह से आप इसे देखते हैं और क्या रणनीति हम रखें कि जो है विद्यार्थी अपने दोनों पेपरों में अधिकतम अंक लाए और उसमें जो है वो सफल भी हो, और ऐसी कोशिश हमारी पूरी रणनीति के अंतर्गत होनी भी चाहिए। तो आप सिलेबस को देख रहे हैं तो क्या कहते हैं आप इस सिलेबस के लिए? दिला जी, यहाँ तक मैं इस सिलेबस को देख पा रहा हूँ, मुझे इसके सिलेबस में, जेआरएफ के सिलेबस में उत्तराखंड जो हमारा सिलेक्ट करवाती है गवर्नमेंट, में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। मतलब मेरा कहने का यह है कि सिलेबस बहुत ही वास्ट, और इतना वास्ट सिलेबस के लिए मैं कम से कम ये उम्मीद करता हूँ कि आयोग जो है पहले तो भी ये जो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स, बच्चे, एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको एक उचित समय भी देगा। उचित समय से मेरा मतलब है कम से कम इतने वास्ट सिलेबस को, जैसे कि मैं से देख पा रहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा टॉपिक है जो इन्होंने स्किप किया। मैं बड़े मेजर पॉइंट्स की या उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक्स की, मौर्यन, गुप्ता नहीं, ये छोटे कर्ण डायनेस्टी, सातवाहन, ये तमाम टॉपिक्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले और उसके बाद में गुप्ता पीरियड, और उसके बाद में बिल्कुल ट्राइपार्टाइट जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बाद में पहले ही सब्जेक्ट में इन्होंने जब पूरा मुगल पीरियड, सल्तनत पीरियड, शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसको ही कवर करने में कम से कम मुझे लगता है एक लंबा समय चाहिए हो। जैसे कि इंडो ग्रीक कॉन्फ्लिक्ट है आपका, शकास, कुषाण, पल्लवास, शायद ही कोई ऐसा, चालुक्यास, ये जो है वर्मन्स की एक लंबा सिलेबस। जैसे सर मैं ये देख रहा था इनका
कि जो एंशियंट हिस्ट्री है जी और उसके बाद मिडिएवल हिस्ट्री है जी और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है, इन्होंने तीनों पार्ट में जो कहा है कि सोर्सेज क्या हैं उसके जानने के, जी जी हमें एंशियंट हिस्ट्री किस चीज़ से पता लगती जी है। जी तो इन्होंने वो सारे पहलू पूछे हैं कि सिक्कों के माध्यम से क्या पता हाँ लगता बिल्कुल है, बिल्कुल अभिलेख के माध्यम से क्या बिल्कुल पता लगता है, साहित्यक जो लिटरेचर है उसमें क्या है, उसके अलावा जो यात्रा वृत्तांत है वो क्या है। मतलब इन्होंने एक ऐसा सोर्स नहीं छोड़ा है हाँ जिसको पूछा ना हो, यानी सब कुछ पूछ लिया है। देखिए जो हमारा अब तक की जितनी हिस्ट्री, हम्म वो पहली बात तो सोर्स पे ही डिपेंड करता हम्म है। अब सोर्सेज के लिए हम कह देते हैं कि भाई आपकी जो है क्या क्या होने चाहिए, हम्म जैसे आपने बोला सिक्के, हम्म तो इसके लिए एक टॉपिक हम वर्ड यूज करते हैं न्यूमिस्मेटिक, हम्म यानी कि मुद्रा शास्त्र, हम्म कि भाई कौन है, किस पर्टिकुलर टाइम का है, कौन से कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, हम्म कॉपर कॉइन है, यानी कि इन सब चीज़ों से हम ये एनालिसिस कर पाते हैं कि भाई ये जो एम्पायर था इसके टाइम पे प्रॉस्पेरिटी थी या नहीं थी। हम्म फिर आगे हमारे आर्कियोलॉजी सोर्सेज, ये हम्म आर्कियोलॉजी का ही पार्ट है न्यूमिस्मेटिक। हम्म इसी एपिग्राफी की आप बात कर रहे हैं, अभिलेखों से हम मालूम करते हैं भाई इसका ये किस रूलर का जो है ये अभिलेख है, हम्म किस पर्टिकुलर टाइम का है, यानी कि ये कहाँ कहाँ तक इसके जो है मान लेते हैं। हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं, मौर्यन एम्पायर को हम मोटा मोटा कैसे जान पाए, जब हमने एविडेंसेस दिए तो हम ये जान पाए कि भाई अरे अच्छा इसका एक अभिलेख तो बांग्लादेश में मिला है, एक बोगरा करके कोई जगह वहाँ पर भी मिला है शायद बांग्लादेश में। फिर हमने कहा कि साउथ में ये शायद कर्नाटका से आगे नहीं था, तो क्या हुआ क्योंकि कुर्नूल आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह मास की वहाँ से हम उसको अभिलेख मिले। का मतलब ये हुआ, हमने देखा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ तक साउथ में इनका जो है डोमिनेंस था, डायरेक्ट डोमिनेंस, इनडायरेक्ट डोमिनेंस तो आपका पूरा नीचे तक था, कन्याकुमारी तक था। तो कहने का मतलब यह है जब तक हम लोग इसकी डीप स्टडी नहीं करेंगे, हमें कुछ इसके इंस्क्रिप्शन कहाँ मिले, अफगानिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान। एक हमें कहाँ मिला, अपने उत्तराखंड में कालसी में, देहरादून के पास ही जो हमारा छोटे से है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही। तो इनसे हमें क्या आइडिया लगा, ये हमें आइडिया ये लगा कि भाई ये एम्पायर का ये पार्ट था, यानी कि ये डायरेक्ट जो है डोमिनेंस में था मौर्यंस। तो ये हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक डीप स्टडी ना करें। तो मतलब यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल लें कि प्रवक्ता लेक्चरर सब्जेक्ट्स को लगभग वही आदमी पढ़ा पाएगा जिसने एटलीस्ट नेट तो कम से कम क्वालिफाई किया हो, बहुत डिटेल पढ़ा हो, या फिर जो पीएचडी वाले लोग हैं जो विषयों को बहुत बारीक से पढ़ रखे हैं या स्पेसिफिक एरिया में मास्टरी कर रखी है, उनके लिए ज़्यादा सरल होगा। मैं ये बोलूँगा, मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि जिसने नेट नहीं निकाला है वो इस सब्जेक्ट को इस एग्ज़ाम को जो है फाइट ना करे। नहीं नहीं या नहीं, वो नहीं, पढ़ाने की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा पढ़ाने के हाँ लिए, बिल्कुल, पढ़ाने के लिए। मुझे ये लगता है जो स्टडी मैंने 2013-14 में की थी, और बात ये नहीं है कि उस समय की थी, मेरा कहने का मतलब ये है कि रेगुलर अगर आप इसके टच में नहीं हो, जैसे कि जब हमारा यूजीसी नेट निकला या स्लेट निकला और हम उसके बाद भूल जाए, तो भी जो है आप जो इसको नहीं पढ़ा सकते जब तक कि आप उन टॉपिक्स के रेगुलर टच में नहीं होंगे। तब तक आप इतने वास्ट सिलेबस को, ये तो मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ कि इन्होंने एंशियंट और मेडिवल को एक फर्स्ट पेपर में कनेक्ट कर दिया है। इन्होंने जो सेकंड पेपर रखा है इनफैक्ट मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया में पूरा ब्रिटिश पीरियड से लेकर और आप इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री भी डाल दी, और वर्ल्ड हिस्ट्री में जिस तरीके से इन्होंने टॉपिक्स रखे हुए हैं, एंशियंट सिविलाइजेशन के टॉपिक, ग्रीक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, ये सारी कंपैरिजन भी कर रखा है, और फिर उसका कंपैरिजन हाँ, तुलनात्मक अध्ययन भी है। जब तक आप उसको ढंग से नहीं, रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर जो है, फिर आप जो है सीधे चले गए हैं कि राइज ऑफ इस्लाम किस तरीके से क्या उसका इम्पैक्ट रहा, मंगोलियन एम्पायर पे चले गए, मैं अभी देख रहा था, तो वो भी आपका जो है उसमें है। फिर उसके बाद में किस तरीके से रेनेसा है, पुनर्जागरण को भी ये लेकर आए हैं, और यहाँ पर जो है उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, आई थिंक यूनाइटेड नेशन भी है उसमें, और तमाम चीज़ें, नाम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट, और पोस्ट इंडिया का जो है क्या कहते हैं, क्या डिप्लोमेसी रही। तो इनफैक्ट जितना सिलेबस वास्ट है उसके हिसाब से पहली मेरी रिक्वेस्ट आयोग के अधिकारियों
कि भाई थोड़ा टाइम दे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और दूसरा कैंडिडेट्स के लिए ये होगी कि जितनी डीप स्टडी करेंगे इस सिलेबस की उतना कम मार्क्स, हम्म, और जितना जो है प्रोफेसर्स को जितनी अच्छी नॉलेज होगी, और इनफैक्ट बच्चे जो है खुद भी जब सेल्फ स्टडी करेंगे तभी वो प्रोफेसर से और ज़्यादा जो है ग्रास्प कर सकते हैं, ना कहने का ये मतलब। हाँ, तो ये इसी तरह से सर के सब्जेक्ट्स में भी स्थिति है। समाजशास्त्र देखिए शुरू से ही एक रोचक और दिलचस्प विषय रहा है, और हम सब जानते हैं इसका जो पाठ्यक्रम है उतना बड़ा नहीं होता है कंपैरेटिवली, और इस वजह से यूपीएससी पीसीएस वगैरह में लोकप्रिय भी है, अधिक ऑप्ट करते। हाँ तक प्रवक्ता की बात है लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के, हाँ उस हिसाब से प्रवक्ता के लेवल के हिसाब से सिलेबस का लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन जैसे सर ने कहा यूजीसी नेट, तो मेरे हिसाब से सोशियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, इतिहास का हो सकता है, सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है नेट के बराबर नहीं है, नेट से थोड़ा डाउन है, एमए लेवल का मान लीजिए, तो एमए लेवल का है, लेकिन 2 पेपर हैं, तैयारी तो मांगता ही है, और मुझे लगता है आयोग ने इसको 2 पेपर शायद इसलिए बनाया है क्योंकि एनईपी 2020 में एकेडमिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दिया है कि आपको अपने विषय में काफ़ी गहन होना पड़ेगा, विशेषकर स्कूल लेवल पे, और कोई भी विषय आप स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो उसकी आपको गहन उसकी जानकारी होनी चाहिए, सतही जानकारी होनी चाहिए। तो इस वजह से शायद आयोग उस लाइन एनईपी 2020 की लाइन पे चलता हुआ 2 विषय लेके आया, मतलब एक ही विषय के 2 पेपर लेके आया, और आपसे गहन जानकारी निकालना चाहता है कि आपकी क्षमता क्या है, योग्यता क्या है। तो तैयारी जो भी कर रहे हैं उनको काफ़ी कमर बांध देनी पड़ेगी, काफ़ी गहन अध्ययन करना पड़ेगा, और अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपको थोड़ी सरलता होगी, और एमए में अच्छे मार्क्स हैं आपके, एमए आपने अच्छे से पढ़ा है तो भी आपको काफ़ी सरलता हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अब ये 2-3 महीने का जो समय मिलेगा इसमें बिल्कुल रात दिन एक करना पड़ेगा जैसी डेट आती है। इसमें सर एक चीज़ हम और ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो 2 पेपर इन्होंने बनाए हैं, पहले वाले पेपर में सीधे टॉपिक हैं हमारे लगभग अधिकतर विषयों के, और जो दूसरा पेपर बनाए उन्होंने वो कंपेरेटिव एनालिसिस उसमें ज़्यादा रखा हुआ है, तुलनात्मक चीज़ें। तो इसका मतलब है कि वो विश्लेषणात्मक चीज़ हो गई है, कि आपको जो है तुलना चीज़ों की कैसे करके जो है, जैसे एक शिक्षक का होता है, और जैसे आप एनईपी 2020 की बात कर रहे हैं तो उसका जो पूरा एक थीम लाइन है एनईपी 2020 की, कि शिक्षकों का जो प्रशिक्षण होना चाहिए, उनकी जो विषय विशेषज्ञता होनी चाहिए, उनके अंदर जो क्षमता होनी चाहिए, वो चीज़ें इस पेपर को जो है सपोर्ट करती हैं, कि यहाँ से दोनों तरह का जो है एक आंकलन विद्यार्थी का होगा। एक तरफ तो जो है उसकी जो कंसेप्चुअल नॉलेज या उसको फैक्चुअल नॉलेज, तथ्यात्मक जो जानकारियाँ होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए, साथ में उसमें विश्लेषण की जो क्षमता है, जैसे अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करके वो जो चीज़ निकल के आएगी, जहाँ से हम ये कह सके एक कैंडिडेट के अंदर विचार क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी समझ क्या है, वो खुद एनालिसिस क्या करता है, और फिर विद्यार्थी को उससे बहुत कुछ लाभ होने वाला है। तो आप क्या सोचते हैं इस तरह की? सर अभी आपने कहा कि 2018 में, हाँ जी, 2021 में भी आया जी, और फर्स्ट पेपर उन्होंने स्क्रीनिंग का रखा और सेकंड पेपर सब्जेक्ट जी, लेकिन इस बार आयोग ने स्क्रीनिंग न करके सीधे 2 पेपर सब्जेक्ट के ही रख दिए। ये अपने आप में ये दर्शाता, आयोग ये चाहता है आप अपने सब्जेक्ट्स में वेल क्वालिफाइड, बिल्कुल, अदरवाइज आयोग सब्जेक्ट का एक पेपर रखता और एक स्क्रीनिंग कराता। यानी कि आयोग आपसे ये एक्सपेक्टेशन करता है, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, कि आप अपने सब्जेक्ट में वास्तव में ही मास्टर हो, तभी आप जो है जब स्टूडेंट्स के आगे खड़े होंगे और तो आप उनको अपनी जो है नॉलेज को बाकायदा इम्पार्ट कर पाएंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन मैं थोड़ा सा अगर सही तरीके से नहीं समझ पाया, आपका क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, फिर से जाना।
जैसे क्या होना है। मैं कह रहा हूँ कि जो सिलेबस बनाया गया है जी उसमें जो Analytic पेपर approach, का जो हाँ, एक हाँ, हिस्सा है जी उसमें उन्होंने जैसे एक हिस्से में जो है क्वेश्चनों को सीधे पूछा है, या जो सिलेबस का कंटेंट है जी उसमें सीधे पूछा गया है, जी तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक तरह का फैक्चुअल या तथ्यात्मक जानकारियां वहां से आ जी जाएंगी। जी और पेपर के ये दूसरे हिस्से में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो तुलनात्मक करके पूछ लिए गए हैं, जी कंपैरिजन। जैसे हम कह रहे हैं कि जो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जी या बाकी सिविलाइजेशनों की हाँ, अलग अलग चीज़ों को, comparative सोशल study, पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट, जी जी इकोनॉमिकल पार्ट, कल्चरल पार्ट को कंपेयर करके उसने पूछा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कंपैरिजन वाला हिस्सा है, यहाँ से बच्चे की विश्लेषणात्मक, कैंडिडेट के हाँ बिल्कुल सही। विश्लेषणात्मक क्षमता का पता लगेगा। और उसके लिए शायद उसकी जो पढ़ाई हम लोग प्लान करें वो उसी तरह की होनी चाहिए कि बच्चे के पास दोनों तरह के, एक्चुअल तो खैर खुद भी कर सकता हो, तथ्यात्मक चीजें वो पढ़ने वाला है, जी विश्लेषण वाली चीजों के अंदर एक चीज जो निकालना होता है। सर जब हम दो चीजें, हम्म, सपोज आपने कहा कि civilization या मेसोपोटामियन से हम्म, और ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोनों को मान के चलते हैं कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, हम्म, समकालीन सभ्यता है। हम्म, अगर हमने पढ़ लिया कि भाई ये मान लेते हैं, मैं अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूँ, आरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं गलत नहीं हूँ, तो 19 इसका मेच्योरिटी पीरियड, यानी कि ये सिविलाइजेशन अपने पीक टाइम पर थी, उसके बाद इसका ग्रेजुअली जो है डिक्लाइन होना शुरू। तो अब ये तो आ गया, मैंने दो तथ्य बता दिए कि साहब ये इसका पीरियड है, पर्टिकुलर टाइम, जो कि जर्नली जो मैक्सिमम हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो है मेच्योरिटी पीरियड है, तो पहले भी एग्जिस्ट करती होगी। इसके बाद इसी सिविलाइजेशन के बहुत जो है छोटी छोटी स्मॉल क्या कहते हैं कल्चर्स डेवलप हुए, यानी कि वो सिविलाइजेशन टूटी, धीरे धीरे अलग अलग कल्चर्स में डेवलप हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये तो आ गया फैक्ट। अब आता है कि हमारे और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में क्या सिमिलैरिटीज, क्या डिसिमिलैरिटीज। जैसे हम कहते हैं भाई हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो बहुत ही वेल प्लान्ड थी, ग्रिड सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, ये बहुत बढ़िया था। फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि हमारे जो उसमें लेटर्स थे वो 400 लेटर्स थे। इजिप्शियन में शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 900, सॉरी मेसोपोटामियन में 900 लेटर्स थे। ये तब चीज़ें आएंगी जितना हम डीप स्टडी करें। अब आती है कि सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज आप क्या वो करते हैं, वो भी हो पाएगा। एनालिटिक आदमी तभी हो पाएगा जब उसने उतनी ज़्यादा स्टडी करी हो, बल्कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट आप तक मुझे जानकारी है, आप कई अप्रोच है सर। एक मार्क्सिस्ट अप्रोच है, एक आपकी क्या कहते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच है, एक आपकी इम्पीरियलिस्ट अप्रोच है। यानी कि आपने एक ही टॉपिक को, या एक ही मान लेते हैं, मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एंशियंट हिस्ट्री को भी आप कम से 3 या 4 अलग अलग अप्रोच के राइटर से पढ़ें। मेडिवल को भी आप 3 या 4 अलग अलग से पढ़ें। मॉडर्न हिस्ट्री को भी आप जो है अलग अलग अप्रोच से देखें। इससे क्या होगा कि आपका जो एनालिटिकल जो माइंडसेट है वो डेवलप होता है। फिर आप इसमें क्या करेंगे, जब आपने कई सारी अप्रोच को पढ़ा हुआ होता है तो आप क्या करते हैं, आप जनरलाइज करते हैं कि मैं किस तरीके से एक बैलेंस अप्रोच लेके चल सकता हूँ। ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि आप इससे एग्री करते हो या डिसएग्री करते बट कैंडिडेट के लिए इतना कुछ जानना, तो ये जो टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए वो बड़ा अब शॉर्ट होता है, ये बहुत कम 3-4 महीने। हाँ, तो ये 3-4 महीने विद्यार्थी खुद तो ये सारा कुछ कर नहीं पाएगा, तो इसीलिए वो क्या आता है, मेंटोर के पास हाँ, आता है, ये टीचर के पास आता है, कोचिंग के पास आता है। और वही एक रणनीति एकलव्य आईएएस एकेडमी की रहेगी कि जो हम प्लान कर रहे हैं कि इस तरह से चीज हाँ। बच्चे को दिया जाए या उस तरह से किया जाए। गागर में सागर। हाँ ये जो है आवश्यकता है इस परीक्षा की। तो तमाम तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को एकलव्य आईएएस एकेडमी की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं हैं बेहतर तैयारी के लिए। और संस्थान जो है ये प्रयास जरूर करेगा कि हम वेल क्वालिफाइड जो हमारे सभी साथी हैं यहाँ पर, उनके माध्यम से कम समय में वो चीज़ उपलब्ध कराने की कोशिश रहेगी जिससे जो है
वो परीक्षा में जो है रिजल्ट ला सकें, परिणाम ला सकें और अपना और संस्थान दोनों का, अपने शिक्षकों का नाम रोशन कर सकें। नमस्कार।